हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी देखेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें। यह कहानी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि कहानी भी याद हो जाए और परीक्षा के प्रश्न भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेखिका का परिचय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कहानी की लेखिका के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी की लेखिका हैं श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें साहित्यिक जगत में बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी 1904 में प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसकी विधा और शैली पत्रात्मक शैली थी। एक राजनीतिक व्यंग्य प्रधान कहानी निबंध है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य इतिहासकार इसे हिंदी की शुरुआती मौलिक कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से कहानी समझ में आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो कहानी का एक सारांश एक मूल संवेदना यहाँ देखते हैं। यह कहानी 1904 में प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है। यहाँ पत्रात्मक शैली में लिखी गई थी, यानी पूरा कहानी एक पत्र के रूप में लिखा गया है। लेकिन यह केवल पत्र नहीं है, बल्कि उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं पर एक तीखा व्यंग्य भी है। यूजीसी नेट में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन तथ्यों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कहानी के रूप में। यह कहानी एक व्यंग्य महिला द्वारा आकाश में चमकने वाले चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में आगे बढ़ती है। लेखिका चंद्रदेव को माध्यम बनाकर ब्रिटिश कालीन भारत की राजनीति, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, महंगाई, धार्मिक पाखंड और सामाजिक विसंगतियों पर करारा व्यंग्य करती है। लेखिका का मानना है कि जो चंद्रदेव पूरी दुनिया पर अपनी शीतलता किरणें बिखेरते हैं, वे पृथ्वी की इन कुव्यवस्थाओं को भी भली भांति देखते होंगे। यहाँ एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। लेखिका सचमुच चंद्रमा से बात नहीं करती है। उन्होंने चंद्रदेव को एक माध्यम बनाया है। असल में वे अपने समय की समाज और शासन व्यवस्था की कमियों को बताना चाहती हैं। अगर वे सीधे लोगों पर आरोप लगाती तो बात उतनी प्रभावशाली नहीं होती, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव को पत्र लिखने का तरीका चुना। चंद्रदेव इस कहानी में केवल पात्र नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं को सामने लाने के लिए एक माध्यम है। आई होप आप। तो ये रहा कहानी का मूल पाठ। तो लेखिका सबसे पहले क्या करती है? लेखिका सबसे पहले क्या कहती है? भगवान चंद्रदेव, आपको सादर प्रणाम। पहले वो चंद्रमा भगवान से प्रणाम करती है। अब कहानी की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसको कहानी के रूप में देखते हैं ताकि हमें कभी भूले ना। आज रात को जब मैंने आदर की दृष्टि से आपकी ओर देखा, लेखिका कहती है चंद्रमा जी से, तो मेरे मन में कुतूहल जागा और अनेक विचार उत्पन्न हुए। मैंने सोचा, क्यों ना आज मैं अपनी व्यथा, अपने देश की स्थिति, इस संसार की दशा सीधे आपसे कहूँ। आप तो बहुत ऊंचे पद पर विराजमान हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं।
भला आपके सामने पृथ्वी की कौन सी बात छिपी रह सकती है। यहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र है। जिस भारतवर्ष में कभी देवताओं का निवास हुआ करता था, जहाँ न्याय और धर्म की महिमा थी, वहाँ स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अन्याय का साम्राज्य फैला गया है। हे चंद्रदेव, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कृपया मेरी बातों पर ध्यान दें। तो इसको समझते हैं कहानी की जैसे। रात का समय है। लेखिका आकाश में चमकते हुए चंद्रमा जी को देखती है। चंद्रमा को देखकर उनके मन में एक विचार आता है। वो सोचती है कि चंद्रदेव तो आकाश में रहते हैं और पूरी पृथ्वी को देखते हैं, इसलिए उनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। इसी सोच के साथ लेखिका सबसे पहले चंद्रदेव को सादर प्रणाम करती है। क्या कहती है? चंद्रदेव, आपको सादर प्रणाम। इसके बाद लेखिका कहती है कि आज मैं अपने मन की पीड़ा, अपने देश की स्थिति और समाज की समस्याएं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप पूरी दुनिया के साक्षी और सब कुछ देख रहे हैं। आप इतनी ऊंचे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ लेखिका सचमुच चंद्रदेव से बात नहीं करती है। उन्होंने चंद्रदेव को एक माध्यम बनाया है ताकि समाज की सच्चाई बिना किसी डर के सामने आ सके। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। पूरी कहानी को किस में लिखा गया? पत्रनात्मक शैली में। कभी कभी क्वेश्चन आता है। चंद्रदेव यहाँ समाज की समस्याओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक, समझ में आ गया आप सभी को? आगे देखते हैं। न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग। अब लेखिका अपने समय की प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग करती है। तो पहले पढ़ लेते हैं। आज के समय में हमारे देश के छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक अपनी कुर्सी के नशे में चूर हैं। उसका कहना कि हमारे देश में छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक अपनी कुर्सी के घमंड में रहते हैं। किस में रहते हैं? अपनी कुर्सी के घमंड में। यदि किसी साधारण नागरिक को अपनी किसी न्यायोचित मांग या समस्या के लिए दफ्तर में जाना पड़े तो उसे चपरासी से लेकर बड़े साहब तक की खुशामद करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? खुशामद करनी पड़ती है। जो लोग वास्तव में ईमानदार और मेहनती हैं, उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, जबकि आयोग और चापलूस लोग बड़े बड़े पदों पर बैठकर मज़े उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? मज़े उड़ाते हैं। तो इसको अच्छे से समझते हैं। लेखिका का कहना है कि हमारे देश के छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक अपनी कुर्सी के घमंड में हमेशा रहते हैं। यदि किसी सामान्य व्यक्ति यानी किसी गरीब व्यक्ति को अपना कोई सही काम भी करवाना हो तो उसे चपरासी से लेकर बड़े अधिकारियों तक सबको खुश करना पड़ता है। लेखिका आगे कहती है कि जो व्यक्ति ईमानदार और मेहनती होता है उसे अपने अधिकार पाने के लिए बार बार भटकना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, लेकिन उसकी बातें कोई भी नहीं सुनता है। लेकिन जो लोग चापलूस करते हैं या गलत तरीके से अपनाते हैं, वे आसानी से बड़े पद पर और सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ लेखिका यह बताना चाहती है कि उस समय भ्रष्टाचार और पक्षपात इतना बढ़ गया था कि योग्य व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता था, जबकि आयोग लोग आगे बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि इस भाग में प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। इसमें मुख्य विषय भ्रष्टाचार, चापलूसी और अन्याय। लेखिका प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों पर व्यंग करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे लेखिका क्या कहती है देखते हैं। अब कहानी का सबसे रोचक भाग यही है। देवताओं में भी पक्षपात और अमृत का प्रसंग। जाति और पक्षपात पर व्यंग।
देखते हैं। हे चंद्रदेव, जब मैं आपको देवताओं और स्वर्ग की व्यवस्था के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। क्या होता है? मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं कि देवता बड़े न्यायप्रिय और निष्पक्ष होते हैं, पर आपके यहाँ भी जाति और पक्षपात भेदभाव का बोलबाला है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों ने दोनों ने मिलकर परिश्रम किया था, मेहनत किया था, तब अमृत प्राप्त हुआ था, परंतु उस समय भी देवताओं ने सारा का सारा अमृत अकेले ही गपच कर लिया, यानी कि पचा लिया। दानवों को एक बूंद भी नहीं दिया। जब भगवान और देवता ऐसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे तो इस धरती के साधारण मनुष्यों से निष्पक्षता की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेखिका कहती है, अच्छे से समझते हैं। लेखिका चंद्रदेव जी से कहती है, लोग कहते हैं कि देवता न्यायप्रिय और निष्पक्ष होते हैं, लेकिन जब मैं स्वर्ग की व्यवस्था के बारे में अकेले सोचती हूँ तो वहाँ भी मुझे पक्षपात दिखाई देता है। फिर लेखिका समुद्र मंथन के लिए बोलती है। वो कहती है, लेखिका यह कहती है कि जब समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों ने दोनों ने मिलकर बराबर मेहनत की थी, लेकिन जब अमृत निकला तो देवताओं ने पूरा अमृत स्वयं क्यों पी लिया और दानवों को एक बूंद भी नहीं दिया। लेखिका इस उदाहरण के माध्यम से कहती है कि यदि देवताओं की व्यवस्था में भी पक्षपात हो सकता है तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों से पूरी तरह निष्पक्ष होने की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिए, लेखिका का उद्देश्य धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। उन्होंने ऐसा पौराणिक प्रसंग का उपयोग केवल समाज में फैले भेदभाव और पक्षपात पर व्यंग करने के लिए किया है। समझ में आई? समुद्र मंथन और अमृत का प्रसंग प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। लेखिका ने इस उदाहरण के माध्यम से जात भेदभाव और पक्षपात पर तीखा व्यंग किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ईश्वर और धर्म की स्थिति पर प्रहार। ईश्वर और धर्म की स्थिति पर प्रहार, इसको देखते हैं। अब लेखिका समाज में फैले धार्मिक पाखंड पर व्यंग करती है। लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, परंतु उनके दिलों में दया, प्रेम और धर्म का नामो निशान तक नहीं बचा है। धर्म अब केवल दिखावा और पाखंड बनकर रह गया है। मंदिर की मूर्तियों के सामने लोग माथा टेकते हैं, लेकिन गरीबों और असहायों का शोषण करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते। लेखिका कहती है कि लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनके मन में न दया है, न प्रेम है और ना ही सच्चा धर्म। लेखिका का कहना है कि धर्म केवल पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। यदि इंसान गरीबों की मदद नहीं करता, दूसरों का शोषण करता है और केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है तो यह सच्चा धर्म नहीं है। यानी बाहर से धार्मिक दिखाना आसान है, लेकिन अपने व्यवहार में दया, प्रेम और ईमानदारी लाना वास्तविक धर्म यही है। यहाँ लेखिका किसी धर्म का विरोध नहीं कर रही है, वो केवल यह बताना चाहती है कि धर्म का उद्देश्य मानवता है, न कि केवल दिखावा। इसलिए उन्होंने धार्मिक पाखंड पर भी व्यंग किया है। आगे क्या कहती है लेखिका, देखते हैं। महंगाई और मध्यम वर्ग की लाचारी। महंगाई और मध्यम वर्ग की लाचारी। अब लेखिका आम जनता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई की चर्चा की है। आज के समय में जीवन जीना कितना कठिन हो गया है।
अंदाज़ा शायद आपको ना हो, महंगाई आसमान छू रही है। साधारण वेतन पाने वाला मध्यम वर्ग, विशेषकर एक गृहिणी या नौकरी पेशा व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए पाई पाई का हिसाब लगाता है। सरकारों तरह तरह के कर लगाती जा रही है, जिससे आम जनता का ज़मीन जीना मुहाल हो गया है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, लेखिका क्या कहना चाहती है। लेखिका कहती है कि जीवन जीना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक परेशानी मध्यम वर्ग के लोगों को हो रही है, क्योंकि उनकी आय यानी कि उनकी सैलरी सीमित होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेखिका बताती है कि एक साधारण वेतन पाने वाला व्यक्ति या गृहस्थ घर का खर्च चलाने के लिए पैसे का हिसाब रखता है। दूसरी ओर सरकार लगातार नए नए कर लगाती है, जिससे आम जनता का जीवन और कठिन हो जाता है। लेखिका का मतलब ये है कि आर्थिक परेशानियों को बहुत ही संवेदनशीलता तरीके से प्रस्तुत करती है। उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि बढ़ती महंगाई का सबसे अधिक बोझ आम आदमी पर पड़ता है। आगे कहती है, स्वतंत्रता और प्रेस की स्थिति। स्वतंत्रता और प्रेस की स्थिति। अब लेखिका प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती है। हमारे देश में अखबार और पत्र पत्रिकाएं जनता की आवाज़ उठाने का दावा करती है, लेकिन उन पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जो लोग सच लिखना चाहते हैं उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। क्या आपने कहीं ऐसा देश देखा है जहाँ के निवासियों को अपनी बात खुलकर कहने की भी स्वतंत्रता ना हो? कहने की स्वतंत्रता ना हो। अब यहाँ लेखिका कहती है कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं जनता की आवाज़ बनाने का दावा करती है, लेकिन उन पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो लोग सच लिखना चाहते हैं उन्हें धमकी दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में आम जनता की सच्ची आवाज़ को सामने नहीं लाया जा सकता। इसलिए आम जनता की सच्ची आवाज़ सामने नहीं आ पाती है। लेखिका प्रश्न करती है कि क्या ऐसा भी कोई देश हो सकता है जहां लोगों को अपनी बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता ही ना हो? इससे हमें समझ में आता है कि लेखिका कहती है, अंग्रेजी शासन, जब अंग्रेज का शासन था भारत पे, अंग्रेजी के शासन के समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे नियंत्रण की ओर संकेत करती है और प्रेस की आज़ादी के महत्व को बताती है। आप लोग को अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। जब आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप लोग हर क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कहानी का अंत और निष्कर्ष, ये लास्ट है, कहानी का अंत और निष्कर्ष। अब कहानी अपने अंतिम भाग में पहुंच चुकी है। कहानी के अंत में लेखिका चंद्रदेव से कहती है, भगवान चंद्रदेव, मेरी इन बातों से शायद आपको भी पीड़ा हुई होगी। मैं जानती हूँ कि आप अकेले इस पूरी व्यवस्था को रातों रात नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मन की भड़ास निकालकर मुझे थोड़ी शांति मिली। लेखिका चंद्रदेव से आग्रह करती है कि वे अपनी शीतल चांदनी से दुखी संसार पर हमेशा बरसाते रहें, ताकि धरती के लोगों को सुकून मिल सके। इस प्रकार यह कहानी तत्कालीन शासन तंत्र की पोल खोलती हुई एक अनूठी व्यंग्यात्मक रचना के रूप में समाप्त होती है। इसको और भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ लेखिका चंद्रदेव जी से कहती है कि मैं अपने मन की सारी बातें आपको बता दी हूँ। हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर आप भी दुखी हो गए हैं, लेकिन अपने मन का पीड़ा कह देने से मुझे थोड़ी सी शांति मिली, मेरा मन हल्का हो गया।
अंत में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना करती है कि वे अपनी शीतल चांदनी हमेशा इस दुखी संसार पर बरसाते रहें ताकि लोगों को शांति और सुकून मिलता रहे। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि लेखिका ने चंद्रदेव को माध्यम बनाकर तत्कालीन शासन, समाज, धर्म, भ्रष्टाचार और महंगाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी समस्याओं पर तीखा व्यंग्य किया है। यही इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता है और यहीं से यूजीसी नेट की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ये हमारे पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको देख लेते हैं। प्रथम राजनीतिक व्यंग्य। इस कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम राजनीतिक व्यंग्य प्रधान कहानी माना जाता है। पत्र शैली। इसमें पत्र के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और समस्याओं को उठाया गया है। अमृत और पक्षपात का प्रसंग। लेखिका पौराणिक कथा समुद्र मंथन और अमृतपान का उदाहरण देकर देवताओं के पक्षपात पर करारा व्यंग करती है। अमृत और पक्षपात का प्रसंग। लेखिका पौराणिक कथा समुद्र मंथन और अमृतपान का उदाहरण देकर देवताओं के पक्षपात पर करारा व्यंग करती है। सबसे बड़ी बात हम लोग देख लेते हैं, जो पढ़े हैं वो हमें याद है या नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कुछ जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे पेपर में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका का मूल नाम क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइए, आंसर करिए। महादेवी वर्मा, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, सुभद्रा कुमारी चौहान या होमवती देवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंग महिला उपनाम से हिंदी साहित्य में किन्हें जाना जाता है? आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र बाला घोष। अगला क्वेश्चन, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1904 में। अगला क्वेश्चन, यह कहानी किस प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की मुख्य विधा या शैली क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रनात्मक शैली, लेटर स्टाइल। अगला क्वेश्चन, लेखिका ने समुद्र मंथन और अमृत वितरण का उदाहरण देकर किस पर व्यंग्य किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवताओं के पक्षपात रवैये और भेदभाव पर। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की आरंभिक मौलिक कहानियों में इस कहानी को क्या स्थान दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक मौलिक कहानियों में गिना है। अगला क्वेश्चन, लेखिका ने किसे संबोधित करते हुए पूरा पत्र लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रदेव। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन करने में। चंद्रदेव से मेरी बातें, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।